अच्छा जी, तो मैंने एक छोटी सी डिस्कशन करनी है आप लोगों के साथ। और बाकी टाइम जो है आई विल बी डेडिकेटिंग इट फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, आप लोगों ने जो भी सवाल हैं, जो भी चीजें हैं, वो मुझसे जरूर पूछें। एक चीज है कि मैंने आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो चेक कर लिए हैं। ठीक है, चेक करना कोई मसला नहीं था, क्योंकि चेक करने में बड़ी बड़ी थोड़ी देर लगी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट जो थे वो दे वर टोटली इररेलेवेंट। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एक या दो टेस्ट होंगे जो कि रेलिवेंट थे, बाकी तो सारे इररेलेवेंट थे एंड आई क्रॉस देम आउट। ठीक है, क्योंकि बात कुछ पूछी हुई थी और जवाब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका शायद मैंने आपको बाद में बताया था जिस वजह से इररेलेवेंट लिखा गया था, या शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग उस हवाले से ऐसी थी जिस वजह से इररेलेवेंट जो है वो जवाब दिए गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार हमेशा से यही कहता आया हूं कि व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, किसी भी सब्जेक्ट का सीएसएस के अंदर रेलिवेंस होल्ड्स द की। ठीक है, देखें, बाद में ये आपको जो है दे वांट टू मेक यू ऑफिसर्स, और वो ये चाहते हैं कि अगर आप बाद में किसी जगह पे कोई जवाब दे रहे हो, या अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, या आप किसी सीनियर को जवाब दे रहे हो, दैट हैज टू बी रेलिवेंट। ठीक है, जो चीज पूछी जा रही है उसको उधर ही जो है आप राइट ऑन द नेल हिट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक पूरी जो है पहले खिचड़ी बनाए, पूरी एक जलेबी बनाए, फिर खींच खींच के बातें जो है आप रेलिवेंस के ऊपर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और आपकी दो इंट्रोडक्शन की लाइंस जो है ना, वो बता देती हैं कि आपके अंदर कितना दमखम है या आपको समझ नहीं आया। बिलीव मी। ठीक है, तो रेलिवेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है व्हेनेवर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आंसरिंग अ क्वेश्चन इन सीएसएस। आप कोई भी एग्जाम ले लें, आप कोई भी चीज ले लें, आप कोई भी टॉपिक ले लें, जब तक आप उसके अंदर रेलिवेंट नहीं होंगे, जब तक आप उसके अंदर एग्जैक्टली क्वेश्चन को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है, आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं ले। ठीक है, अब व्हाट फैक्टर्स, एक सवाल मैंने दिया था जी, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान। अब मुझे आप ये बताएं, इसके अंदर क्या मुश्किल चीज है कि भाई तालिबान किस वजह से आए। ठीक है, तालिबान दोबारा क्यों रिसर्च होके आए हैं, या तालिबान ऐसा क्या फैक्टर था जिसकी वजह से तालिबान की रिसर्जेंस हुई है। वॉज इट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, या सिर्फ मैं आपसे ये पूछता कि जी जंग किस बारे में है वो आपको पता था। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ द अफगान तालिबान इन अफगानिस्तान। ठीक है, मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, कहीं भी जिक्र ही नहीं था इस चीज के बारे में। ठीक है, कोई डिस्कशन ही नहीं थी इस चीज के ऊपर, सिर्फ इस चीज के ऊपर लिखा हुआ था जी अफगानिस्तान है, तालिबान है, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, बस ये बातें लिखी हुई थी। और इसके अलावा एज सच जो है कोई इंपॉर्टेंट बात उसके ऊपर नहीं मेंशन। तो प्लीज प्लीज रेलिवेंस जो है उसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है अपनी, उसको रेलिवेंस ही आपकी होती है। ठीक है, और एक और चीज जो है वो ये है कि हाउ डू यू आंसर अ टू पार्ट क्वेश्चन, या टू पार्ट के सवाल को किस तरह आप आंसर करते हैं। इसका बी पार्ट था, व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू बी डन ऑन द पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान इफ दे नीड लेजिटिमेसी फ्रॉम द वर्ल्ड कंट्रीज। अब यहाँ पे दो इंट्रोडक्शन बनते हैं या इसका क्या सोल्यूशन है, एक ही इंट्रोडक्शन होता है ना। ठीक है, देयर इज ओनली वन इंट्रोडक्शन, और आपका क्या काम होता है कि आपने दोनों पार्ट्स को ब्लेंड इन करना होता है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इसके अंदर ऐसा क्या चीज मुश्किल होती है जिसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, या जिसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही कोई मुश्किल का। ठीक है, व्हाई नॉट टॉक अबाउट द वॉर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, या व्हाई नॉट टॉक अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट जो कि अफगानिस्तान के अंदर हुई है। ठीक है, ठीक है, आप इसको सवाल को स्टार्ट करें 15 अगस्त 2021 से। ठीक है, ये 15 अगस्त 2021 was a historical day in the context of Afghanistan when the Taliban overthrew the Ashraf Ghani government, yeah, when the Taliban overthrew a government that had been in power in Afghanistan from several years. ठीक है, अब डायरेक्टली उसको बता देना कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसर्जेंस जिन्होंने की है। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ द तालिबान इन अफगानिस्तान। ठीक है, हमने तालिबान के ऊपर भी डिस्कशन की है, हमने अफगानिस्तान के ऊपर भी डिस्कशन की है। व्हाट फैक्टर्स, आप लोगों को क्या लगता है जिसकी वजह से जो है वो रिसर्जेंस हुई है तालिबान की इन अफगानिस्तान। आई होप कि रिसर्जेंस का मतलब जो है वो सबको आता है। हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी तालिबान अशरफ गनी की, इसलिए भी। और फिर सेकंड था करप्शन काफ़ी थी, और आर्मी के पास जो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे।
और बहुत ज़्यादा स्पीडली विड्रॉ हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को टाइम नहीं मिला था अफगान आर्मी क्योंकि वो बेसिस पे आती और तालिबान को कंट्रोल करती, इससे तालिबान को ये एडवांटेज हुआ और उन्होंने बेसिस मूव ओवर कर दिया। देखिए चले, यू आर पार्टली राइट, ठीक है, यू आर पार्टली राइट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द रिसर्जेंस ऑफ द तालिबान? सबसे पहले तो जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका अमेरिका के साथ, ठीक है, एक तो उधर वहां पे उनकी लेजिटिमेसी को रिकग्नाइज किया गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी? ठीक है, दूसरी चीज ये थी द हेस्टी एंड द अनटाइमली विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस, ठीक है, उसने उनको रिसर्जेंस जो है वो करने में हेल्प की। और दूसरा फैक्टर ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो तालिबान थे, दे हैड बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग एंड दे वर ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द कंट्री। फिर क्या था जी? अशरफ गनी, अ करप्ट गवर्नमेंट, ठीक है, विद नो पॉपुलैरिटी व्हाटसोएवर, ठीक है, उसके जो अपने गवर्नर्स थे दे गेव अप, ठीक है। फिर द कैपेसिटी ऑफ द अफगान नेशनल आर्मी, ठीक है, अफगान नेशनल आर्मी वाज नॉट एबल टू स्टॉप द टाइड ऑफ द अफगान तालिबान, जब वो एक दफा उन्होंने काबुल के ऊपर आके अटैक करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसके बाद इसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स हैं यार, अगर ये आपने ना भी पढ़ा हो ना, ये तो वो सवाल है जो कि आप वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि यार हुआ क्या था वहां पे, ठीक है, हुआ क्या था वहां पे। इसके अंदर और क्या कोई हाई फाई किस्म की लॉजिक है? इसके अंदर और भी बहुत से फैक्टर्स अगर आप सोचें तो ऐड हो सकते हैं। अच्छा, अब व्हाट डू यू थिंक नीड्स टू बी डन ऑन द पार्ट ऑफ द अफगान तालिबान? मैंने आपको तीन चार उनकी डिमांड्स बताई थी वर्ल्ड की, जो कि उनके साथ हैं अफगान तालिबान के साथ, अगर उन्होंने कोई दुनिया में थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी हासिल करनी है। कोई बता सकता है कि व्हाट वो अफगान तालिबान से बेसिक क्या एक्सपेक्टेशंस है इस टाइम पे दुनिया की, और दुनिया क्या चाहती है कि अफगान तालिबान क्या करें बेसिक लेवल के ऊपर? बाद में जाके बाकी चीजें तो बात की बात है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है अफगान तालिबान से इस टाइम पे? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? दुनिया क्या चाहती है अफगान तालिबान से? तीन चार चीजें ऐसी क्या हैं जिससे तालिबान को जो है ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि तालिबान को शायद थोड़ी सी लेजिटिमेसी मिल जाए दुनिया में? किसी को कोई आइडिया नहीं है इसके ऊपर? सर एक तो ये कह रहे हैं वुमेन को राइट्स दें, उसके बाद जो है जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो खत्म कर दें, दोहा एग्रीमेंट को जो ना उसको माने, एटसेट्रा। अच्छा, सबसे बड़ी डिमांड जो है वो किसी ने भी नहीं कही, ठीक है, जो कि आई टॉट यू पीपल दैट वाज एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट, विमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। तीसरी चीज थी अफगान सॉइल नॉट बीइंग यूज्ड फॉर टेरर पर्पसेस अगेंस्ट एनी कंट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी रिग्रेसिव पॉलिसीज हैं, बेसिक थिंग ये है, उनकी जो रिग्रेसिव पॉलिसीज हैं जो वो अडॉप्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू द अदर सेक्ट्स और द अदर कम्युनिटीज, उनको वो रिनंसिएट करेंगे। तो ये सारी बेसिक बातें जो कि दुनिया उनसे एक्सपेक्ट करती है, और जो कहा जाता है कि अगर आप ये चीजें बेसिकली करेंगे आपको तब जाके थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी मिलेगी। अब कुछ किए बगैर डू यू पीपल रियली थिंक कि उनको रिकग्नाइज करना या उनको लेजिटिमाइज करना आसान है, या उनको पहचानना आसान है इस टाइम पे? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एंड यू नीड अफगान तालिबान टू एटलीस्ट डू समथिंग, जिसके बाद आप जाके उनको कुछ बेहतर कर सकते हैं ना, उनको आप पहचान सकते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। द पॉइंट इज कि अब आपको ये चीजें पता है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप ये फैक्टर्स आप लोगों को पता हो, आप फिर भी उसको एक आंसर के अंदर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ शॉर्ट रखनी है, हमने उनको मर्ज करके एक आंसर प्रॉपर बनाना होता है सीएसएस लेवल का। ये मैट्रिक एफएससी लेवल का आंसर नहीं होता जिसके अंदर आपने जब दिल चाहा जैसे दिल चाहा आपने लिख दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यू नीड टू इंश्योर कि आप जो है प्रॉपर हेडिंग्स के साथ प्रॉपर चीजें जो है उनको बता के लिख रहे हैं, और इन दोनों पार्ट्स के ग्लिम्सेस जो हैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर नजर आ, ठीक है। राइटिंग जो है वो पढ़ने से ज्यादा जरूरी चीज होती है, राइटिंग जो है सीएसएस के अंदर वो पढ़ने से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी है। और राइटिंग प्रैक्टिस जो है इन द एंड हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस ही जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है, और कोई चीज डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। इट इज ऑलवेज द राइटिंग प्रैक्टिस दैट क्रिएट्स दिस डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को जो है अंडरस्टैंड करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है उसको हम प्रॉपरली और तरीके से जो है वो लिख पाए, ठीक है। आप कुछ समझ आ रही है? अगर कोई पेपर अटेम्प्टिंग के हवाले से सवाल है, चीजें हैं, तो मुझसे पूछें, या कोई भी सवाल है तो पूछें, ठीक है, कोई भी सर ये सवाल है सवाल तो है, पूछें।
सर आपने अभी कहा कि बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, तो अगर हम टू द पॉइंट बात करते हैं तो हमारे पास वो बहुत कम होते हैं कंसेप्ट। तो हम लोग पेपर में जैसे 20 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो हम लोग किस तरह से इनहेंस कर सकते हैं, कौन सी चीजें इस तरह अच्छा, से आप ऐड मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, अभी हमने जो दो पार्ट्स के अंदर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये दोनों पार्ट्स के मिला के कितने पॉइंट्स बनते हैं? 8-9 पॉइंट्स आराम से बनते हैं। 8-9 पॉइंट्स का मतलब है 8-9 पैराग्राफ्स। अगर आप इन 8-9 पैराग्राफ्स को रेलिवेंटली लिखें ना, आपका 20 मार्क्स का डेटा पूरा है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप जो हैं वो कैसे कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो कम है डेटा। डेटा आपके पास बिल्कुल भी कम नहीं होता, ये आपके ऊपर लिखने के ऊपर होता है कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं। डेटा आप लोगों के पास कम नहीं है, आपके पास डेटा है। अगर आपके पास 8 से 9 से 10 पैराग्राफ्स हैं, 9 से 10 पॉइंट्स हैं, तो दैट इज इनफ फॉर अ 20 मार्क क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि आपने 20 पॉइंट्स देने हैं वहां पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब 4 पॉइंट्स एक पार्ट के हैं या 4 पॉइंट्स दूसरे पार्ट के हैं, 8 पॉइंट्स हैं, 8 पैराग्राफ्स आप मुझे लिख के दिखा दें इसके ऊपर। 8 पैराग्राफ जब आप लिख के दिखाएंगे इसके ऊपर, दैट वुड बी अ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट विद एन इंट्रोडक्शन एंड विद अ कंक्लूजन। सर हेडिंग देना जरूरी है आंसर्स में, या हम थोड़ा अगर सा आप नहीं अगर आप नहीं देंगे तो आपका सिफर आएगा, इतनी जरूरी है। 100% जरूरी है। जी, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, और पहले दिन ही हमने यही बात इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया था कि अगर आप सीएसएस में बगैर हेडिंग के कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आपके नंबर नहीं आए। क्योंकि बात वही आ जाती है ना, मैं आपको पेपर देता हूँ, 50,000 पेपर चेक करने को देता हूँ मैं आपको, 50,000 लोगों के। ठीक है, कहीं पर भी कोई हेडिंग नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, एक ही बॉल पॉइंट से पहले से लेके आखिर तक लिखा हुआ है। आप चेक कर लेंगे उसको? आपको मसला होगा चेक करने में या नहीं होगा उसको चेक करने में मसला? बहुत ज्यादा मसला होगा आपको। तो यू हैव टू फैसिलिटेट द एग्जामिनर। ठीक है, आपने एग्जामिनर को जो है वो फैसिलिटेट करना होता है, और एग्जामिनर फैसिलिटेट सिर्फ उस तरीके से ही होता है जब आप जो है प्रॉपर तरीके से चीजें मेंशन करके उसको गाइड कर रहे होते हैं कि मैं ये बात लिख रहा हूं, मैं ये बात लिख रहा हूं। और कोई चीज है तो पूछें, किसी टॉपिक के बारे में कोई चीज पूछनी है वो पूछें। सर ये ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर आपके कमेंट्स क्या आ रहे हैं? ओए, ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर मेरे कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा चले, ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक और चीज हमें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, वो है कि इन कंट्री, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करें कि इज देयर और शुड देयर बी अ स्पेस फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल। आप लोगों में से जेंडर कौन पढ़ रहा है? जेंडर जो लोग पढ़ रहे हैं वहां पे आप लोगों ने सिस जेंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सिस जेंडर का, ट्रांसजेंडर्स का, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं वहां पे? ठीक है, आप लोगों ने जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन वगैरह के दरमियान फर्क देखा होगा अगर। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, शुड देयर बी अ स्पेस फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल इन द कंट्री? मैं आप लोगों से एक चीज पूछ रहा हूँ कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुल्क में जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बड़ा सादा सा सवाल। ये कह रहे हैं होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें पहले, तो अगर कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है कि ट्रांसजेंडर राइट्स जो हैं, ठीक है, ये जो जो ट्रांसजेंडर राइट्स का बिल है, ठीक है, ये कब आया था? क्योंकि ये काफी ज्यादा अंडर जो है वो डिस्कशन रहा है। व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस? जैन भाई, हमारे पास कैमरा नहीं है आज भी इन लोगों को देखने के लिए। जी मैं कैमरा लगाता हूँ अभी।
सजीव भैया कंटिन्यू करें, मैं कैमरा लगाता हूँ। अच्छा आप लगा रहे हैं, चले ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड या वी नीड टू टेल आवरसेल्व्स if there is a space for the transgender people or not. And secondly, जब हम उस चीज को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर हमने इस चीज को रिलेट करना है with the religious concept, ठीक है, with the religious concept, with the supposedly religious concept, जो कि हम हर चीज के अंदर जो है वो लेके आते हैं, और हर चीज को जो है फिर हम अकॉर्डिंगली उसी जाविये से फिर एनालाइज करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है फिर हम उस जैसे जो है चीज से रिलेट करते हैं। तो द पॉइंट इज कि 2018 के अंदर, ठीक है, देयर वाज दिस ट्रांसजेंडर एक्ट, ठीक है, दैट वाज पास्ड, ठीक है, दैट वाज पास्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जाके जो है वो ये हुआ कि इस पॉइंट इन टाइम पे जाके उसके अंदर जो है ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट के अंदर जो है कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो सीक करने की कोशिश की गई, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो सीक करने की कोशिश की गई। मैं इस वजह से मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी जो है वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि जेंडर की डिस्कशन के अंदर जो है सबसे पहली चीज यही होती है, व्हाट इज अ जेंडर एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज अ जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है। जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी जो है, अगर आपको उस चीजों के ऊपर पता है ना, तो आप लोगों को तब अंडरस्टैंड आप प्रॉपरली कर पाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रांसजेंडर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिसजेंडर, जेंडर क्वेयर लोग कौन से होते हैं। ये एक सेकंड, ये कॉल, आई हैव टू टेक अ कॉल। इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो जहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको आप लोग जो है वो लीगल स्फीयर के अंदर लेके आए, यानी कि उनको जो है इनहेरिटेंस के राइट्स दिए जाएं, उनको जो है राइट टू मैरिज दिया जाए, या उनको जो भी एज अ सिटीजन आपको राइट्स मिलते हैं वो ट्रांसजेंडर एक्ट के थ्रू 2018 के अंदर जो है इसके ऊपर बात की गई थी कि उसको दिया जाए। अब जो है ये एक सेनेटर ने इसके अंदर बेसिकली अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी ट्रांसजेंडर एक्ट के अंदर सितंबर के अंदर, और बेसिकली उन्होंने ये कहा था, एक मुझे सब सेक्शन 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहा गया था कि जी सब सेक्शन 4 को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। अब सब सेक्शन 4 को जो है रिमूव करने से क्या होगा, सब सेक्शन 4 को रिमूव करने से ये होगा कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, ठीक है, जिसको नादरा ने CNIC इशू किया हुआ है, अगर वो चाहे
तो वो अपना नाम तब्दील कर सकता है, अपना जेंडर तब्दील कर सकता है, अपनी परसीव्ड आइडेंटिटी तब्दील कर सकता है, CNIC के ऊपर, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, जैसे भी नादरा की उसके ऊपर रूलिंग्स हैं, वो उस हिसाब से ये चीजें जो हैं वो चेंज कर सकता है। ठीक है, ये प्रपोजल थी। इसके अलावा जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन को चेंज करने के हवाले से बात हुई। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता, ये पूछिएगा जरूर, अपने जो भी जेंडर पढ़ रहे हैं, जो भी आपको जेंडर पढ़ा रहा है, उनसे पूछिएगा जरूर कि जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन के अंदर फर्क क्या है। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी बेसिकली क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी आपकी डीप इनर फीलिंग्स होती हैं कि हाउ डू यू फील। देखें, हम लोग, द पॉइंट इज कि हम लोग पैदा तो जरूर होते हैं मेल और फीमेल बाइनरीज के अंदर, कि ये बंदा मेल है, ये बंदा फीमेल है। ठीक है, ये बाइनरीज जो हैं क्रिएट हो गई हैं। अब द पॉइंट इज एज यू ग्रो ओल्ड, ठीक है, हो सकता है कि आप जो हैं, यू माइट बी बायोलॉजिकली अ डिफरेंट पर्सन, आप बायोलॉजिकली एक डिफरेंट पर्सन है, लेकिन आप जो फीलिंग्स होल्ड करते हैं या जो आपकी जेंडर आइडेंटिटी है, दैट माइट बी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो जेंडर आइडेंटिटी जो है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, एंड इट रिलेट्स टू हाउ यू फील। ठीक है, हाउ यू फील, आपका जो जेंडर है इट इजंट सीन बाय अदर्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जेंडर मेल और फीमेल नहीं होता। ठीक है, जेंडर इज अ वेरी वेरी फ्लूइड कॉन्सेप्ट जो कि तब्दील हो रहा होता है एज पर द सोशियो कल्चरल सेटिंग्स। जेंडर इज द रोल दैट यू अडॉप्ट अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, जेंडर जो है वो फ्लूइड कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप लोगों को इस चीज का पता होगा। जेंडर जो है वो ऐसा नहीं है कि भाई मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, ये बहुत ही बेसिक किस्म की आर्ग्यूमेंट है। जेंडर जो है वो एक बहुत ही फ्लूइड किस्म का जो है कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि जब आपका जेंडर जो है एट बर्थ, जो आपको जेंडर असाइन होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी assigned the gender of, you might be assigned the sex of a male at birth, लेकिन you have the feelings or you feel differently from a male। ठीक है, you might be feeling differently from a male। तो यहां पे ये जो एक्ट है, इसने बहुत ही बुनियादी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की, जिसके अंदर आपकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है? हम लोग जो मेल और फीमेल हैं या जो भी हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर जेंडर्स? वी एक्सप्रेस आवर जेंडर्स हमारे हेयर कट से, वी एक्सप्रेस आवर जेंडर्स थ्रू आवर ड्रेसिंग, वी एक्सप्रेस आवर जेंडर्स बाय अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वॉकिंग, वी एक्सप्रेस आवर जेंडर्स बाय अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। तो इस बिल ने क्या कोशिश की? इस बिल ने कोशिश की कि हम जो है बेसिकली इस जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को जो है, इस अमेंडमेंट ने इसको बेसिकली और ज्यादा ब्रॉडन कर देते हैं, इसको बेसिकली और ज्यादा जो है ओपन टू डिस्कशन या ओपन टू इंक्लूजन कर देते। ठीक है, अब द पॉइंट इज कि उन्होंने तो ये सोचा था कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है हम ज्यादा फोल्ड के अंदर लेके आए और बेसिकली ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा वर्थ वाइल बना सके। क्योंकि द पॉइंट इज कि पाकिस्तान का आप लोग देखें, एक और बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस मिला हुआ है EU की तरफ से, और वो किन बेसिस के ऊपर मिला हुआ है? कुछ ह्यूमन राइट कन्वेंशंस के ऊपर, कि पाकिस्तान ने पर्टिकुलर चीजें करनी है तो हमें GSP+ स्टेटस मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी है। अब द पॉइंट इज कि हमारा जो GSP+ का स्टेटस है वो 2023 के अंदर दोबारा रिन्यू होना है। ठीक है, दोबारा रिन्यू होना है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ट्रांसजेंडर्स का भी है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स की इंक्लूजन है इन द डेली स्फीयर ऑफ लाइफ। ठीक है, और ट्रांसजेंडर जो है उनको एजुकेशन देना, उनको वोट करने की चॉइस देना, ठीक है, उनको पब्लिक ऑफिस के अंदर आने देना, उनको पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल करने देना। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा था कि 2018 का जो बिल है उसके अंदर लूप होल्स हैं, लेट्स अमेंड इट एंड लेट्स मेक इट बेटर। अच्छा, अब आप ये देखें, एक मसला है यहाँ पे, मसला यहाँ पे ये है कि एक पार्टी है। ठीक, अच्छा, एक और भी मुझे आप लोगों से कंप्लेन है, आप लोग जो आंसर के अंदर नाम इस्तेमाल करते हैं, भाई आप इमरान खान का नाम क्यों लिखते हैं, शहबाज शरीफ का नाम क्यों लिखते हैं? इमरान खान क्या है? एक्स प्राइम मिनिस्टर है तो डेजिग्नेशन यूज करते हैं। शहबाज शरीफ क्या है? इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, नाम नहीं इस्तेमाल करते होते। नामों से ये लगता होता है कि आपकी बहुत ही नाइफ किस्म की राइटिंग है। तो डेजिग्नेशन इस्तेमाल किया करें, ठीक है, प्रॉपर एक रिफाइंड तरीके से लिखा करें। एनीवेज, जो एक पर्टिकुलर इस टाइम पे पार्टी है, ठीक है, जो कि KP के अंदर काफी अरसे से हार रही है, और इस टाइम के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पार्ट है द जमीयत उलमा इस्लाम, जो F है। ठीक है, उस पर्टिकुलर
पार्टी ने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक अ पॉलिटिकल कॉर्ड। ठीक है, हम लोग यही करते हैं ना, हम लोग इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए। और उन्होंने आके जी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये एंटी इस्लाम है, ठीक है, ये जो है इस्लाम की रूह के मुनाफी है, और जो है इससे ये हो जाएगा, इससे होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट हो जाएगी, इससे फलाना प्रमोट हो जाएगा, इससे ये प्रमोट हो जाएगा, और एक अच्छी खासी डिबेट जो है वो शुरू हो गई। द पॉइंट इज कि मैंने उस दिन ग्रुप में भी ये लिखा था कि दुनिया जो है बहुत तब्दील हो चुकी है। ठीक है, अब आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, आप कौन सी दुनिया को कह सकते हैं कि भाई ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो लोग नहीं है या वो इंसान नहीं है। ठीक है, फर्क हो गई हैं चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क हो गई है, दुनिया के एटीट्यूड, दुनिया की चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। जस्ट बिकॉज एक बंदा जो है वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन में आपसे फर्क है, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो बंदा जो है आपसे किसी भी तरह से कमतर है या किसी भी तरह से आपसे बेहतर है। ठीक है, दे आर ऑन एन इक्वल फुटिंग विद यू पीपल। ठीक है, लेकिन हमारा क्योंकि मसला ये है कि हमने हर चीज को उसके अंदर रिलीजियस जाविया ऐड करना होता है और हमने उसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलाना होता है। तो हमने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो जी आके एक पेटी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग कर लेते हैं, हम नहीं पास होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, इस्लाम के खिलाफ है। द पॉइंट इज कि भाई व्हाई डू यू इवन कंसिडर इट ऑन दोस पर्टिकुलर टर्म्स। ठीक है, आप इसको ये क्यों नहीं सोचते हैं कि दिस इज अ मैटर फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है, कितने आपके पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर पीपल हैं जो कि कंप्लीटली डिप्राइव्ड हैं ऑफ देयर राइट्स। अगर एक अच्छा काम चले हो ही रहा है, व्हाई नॉट फोकस ऑन इट एंड व्हाई नॉट गिव देम देयर ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू राइट्स, जो कि हमारी स्टेट उनको नहीं दे पा रही। आप सबसे कम चीज यही कर सकते हैं ना कि आप उनको अपने मुल्की फ्रेम के अंदर ले आए, कम से कम जो हमारे राइट्स हैं, आपके और मेरे राइट्स हैं, वो राइट्स उनको भी मिलने लग जाए। असल में ये सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेक अप किया था। पहले तो आप देखें ना, आप जब शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं क्या होता है, दो खाने होते हैं ना, मेल या फीमेल, ऐसा ही होता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके कहा था कि जी देयर शुड बी अ थर्ड कॉलम एज वेल। आप यकीन करें, आपने अगर कभी किसी यूरोपियन या फॉरेन वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग की होगी, जब वो आपसे जेंडर पूछते हैं ना, उसमें तीन ऑप्शंस देते हैं, मेल, फीमेल, और तीसरा ऑप्शन होता है आई प्रेफर नॉट टू डिस्क्लोज, या मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज इन द माइंड। ठीक है, मैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को कंप्लीटली डिफरेंट रख सकता हूँ, या मैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को बिल्कुल ही मुख्तलिफ रख सकता हूँ, और मैं जिस तरह आप लोगों को नजर आ सकता हूँ वो मुख्तलिफ हो सकता है। हमें इस चीज को रियलाइज करना है, हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि ये दुनिया जो है ये सिर्फ हम जैसे सिस जेंडर लोगों के लिए नहीं है। वी आर सिस जेंडर पीपल। ठीक है, हम लोग सिस जेंडर लोग हैं। सिस जेंडर लोग क्या होते हैं? जिनकी जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन मैच करता है, जिनकी जो एट बर्थ जिनको सेक्स असाइन किया जाता है वो बाद में उनकी जेंडर एक्सप्रेशन के साथ मैच कर रहा होता है। दीज पीपल आर कॉल्ड द सिस जेंडर पीपल, द सिस जेंडर पीपल। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि इसके अंदर ये सारी बातें हैं। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप, डॉन ने इसके ऊपर इतनी एक्सटेंसिव कवरेज की थी, डॉन के बेअंदाजा आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डॉन का जो है उसको सर्च करें और सारा जो है जाके में उसमें पढ़ें कि बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सारी क्या डिस्कशन है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो इन चीजों के ऊपर आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। ठीक है, आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस कि भाई ये चीजें जो हैं, ठीक है, दे शुड बी हैपनिंग। ठीक है, दुनिया तरक्की कर रही है, प्लीज अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को एटलीस्ट ऑन पेपर राइट्स ही दे दें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे, हमारा माइनॉरिटी राइट्स भी बहुत बुरे हैं, ठीक है, हमारे ट्रांसजेंडर राइट्स भी बहुत बुरे हैं, लेकिन जो चीज बेहतर हो रही है एटलीस्ट उसको रोकें तो नहीं, उसको डीरेल तो ना करें उस प्रोसेस को। मसला इस टाइम पे हुकूमत का ये है कि इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ 11-12 पार्टीज। ठीक है, 11-12 जमातों की हुकूमत है, उनको हर किसी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से सारा मसला होता है। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं। किसी का कोई सवाल नहीं है? अच्छा, स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को?
जैन भाई स्लाइड्स नजर आ रही हैं? स्लाइड्स नजर आ रही हैं? अच्छा चलें जी, ये एक छोटा सा डिस्प्यूट है जो कि मैं आप लोगों की नॉलेज में लेके आना चाहता हूं, ठीक है, जो कि जरूरी है। आप लोगों को मैंने एक टॉपिक बताया था, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन सा मुल्क लगता है? हम जब मिडिल ईस्ट के इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक मुल्क पढ़ा था। कौन सा था वो? लिबिया, लिबिया, लिबिया। एनीवेज छोड़ें उसको। अच्छा जी, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन डिस्प्यूट है ये, हम ईस्ट मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, ईस्ट मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज द साउथ चाइना सी, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी है, वो बहुत ज्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। 2 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस। 2 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड 4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि दो मुल्क जो है वो प्राइमरली एट डिस्प्यूट है, प्राइमरली एट डिस्प्यूट है। एक है टर्की, ठीक है, दूसरा है ग्रीस। एक है टर्की, दूसरा है ग्रीस। दो मुल्क हैं जो कि प्राइमरली इस चीज के ऊपर डिस्प्यूट है। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट बताया था ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट राइट्स होते हैं और जो कि 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, ठीक है। अब द पॉइंट इज कि 2019 के अंदर इजराइल, इजिप्ट, इटली, ग्रीस, जॉर्डन, इजराइल, इजिप्ट, इटली, ग्रीस, जॉर्डन और पैलेस्टाइन, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया। कंसोर्शियम क्या होता है? एक ग्रुप होता है। किस पर्पस के लिए बनाया? कि ऑयल और गैस की उसने एक्सप्लोरेशन करनी थी इस रीजन के अंदर। अब सबसे बड़ी गलती यहां पे क्या हुई कि जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है ना, वो सबसे करीब किसके लगता है? वो लगता है टर्की के करीब, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन जो है। अब इस कंसोर्शियम के अंदर उन्होंने टर्की को इंक्लूड नहीं किया, टर्की को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। बाकी मुल्क जो है वो वहां पे सारा कुछ अपनी गैस और सब कुछ जो है वो ढूंढने के लिए पहुंच गए वहां पे। टर्की ने इसकी रिटेलिएशन में क्या किया? टर्की ने इसकी रिटेलिएशन में खुद ही ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर जो है वो ड्रिलिंग शुरू कर दी और ऑयल निकालना वहां पे उन्होंने कहा हम खुद ही शुरू कर देंगे। और ये सब उन्होंने किया मई 2019 के अंदर। किसके अंदर? मई 2019 के अंदर। अब इस सारे दौर में क्या हुआ कि ग्रीस ने इजिप्ट के साथ एक डील साइन कर ली। ग्रीस ने इजिप्ट के साथ डील साइन कर ली कि हम दोनों मिलके जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के। अब जब इन्होंने, ग्रीस और इजिप्ट ने इकट्ठे डील साइन कर ली, उससे क्या हुआ कि उससे जितना भी एरिया था टर्की का, वो सारा का सारा वो दो मुल्क जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे थे। और टर्की जो है, टर्की बहुत ही ज्यादा जो है वो आइसोलेटेड फील कर रहा था और टर्की कह रहा था कि मैंने इसके अंदर रिटेलिएट कैसे। टर्की ने क्या किया? टर्की ने उन दोनों के एरिया को कर्टेल करने के लिए टर्की ने डील साइन कर ली लीबिया के साथ, ठीक है, कि लीबिया और टर्की मिलके ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर एक्सप्लोरेशन करेंगे और दूसरी साइड के ऊपर ग्रीस और इजिप्ट जो है वो मिलके एक्सप्लोरेशन करेंगे। अब ये वो पॉइंट इन टाइम पे, जिस पॉइंट इन टाइम पे जाके इजिप्ट और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा जो है एक लो फुटिंग के ऊपर चले गए। क्योंकि टर्की जो है, आप लोग अगर देखें, हमने जितने भी डिस्प्यूट्स पढ़े हैं, हमें काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स के अंदर टर्की जो है वो हर जगह ही तकरीबन नजर आते हैं और टर्की की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड है। तो टर्की जो है, आपको देखेंगे टर्की जो है आपको कौन कौन से डिस्प्यूट के अंदर नजर आता है? टर्की आपको सीरिया के अंदर नजर आता है, टर्की आपको आर्मेनिया और अजरबैजान के डिस्प्यूट के अंदर नजर आता है, ठीक है, टर्की जो है आपको लीबिया के अंदर नजर आता है, ठीक है। हमने लीबिया की जब गवर्नमेंट्स पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि टर्की वहां पर भी इंक्लूडेड है। टर्की की इस टाइम के अंदर अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। टर्की जो है वो हर लिहाज से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहता है और एक पॉइंट इन टाइम पे उसने कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो है वो सऊदी अरेबिया की जो सुप्रेमेसी है उसको डिसलॉज किया जा सके, लेकिन इट वाजंट एबल टू डू सो।
तो टर्की ने क्या कहा, टर्की ने कहा कि भाई ये मैं अपने नेबरहुड के अंदर मुल्कों को जो है वो एक्सप्लोरेशन करने नहीं दूं। और एक चीज यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टर्की और ग्रीस का बहुत पुराना मसला चल रहा है। ठीक है, उनका आपस में जो है बहुत पुराने डिस्प्यूट्स हैं, बहुत पुराने इश्यूज हैं, और हर कुछ अरसे के बाद ये जो डिस्प्यूट्स हैं हमें किसी ना किसी शेप के अंदर नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो दो मुल्क जो हैं उन्होंने आपस में डील कर ली, एंड इट वाज काउंटेड बाय अ डील बाय अनदर ग्रुप ऑफ 2 कंट्रीज। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स जो हैं उसकी वजह से आप ड्रिल कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो इश्यू ऑफ साइप्रस है, एक मुल्क है साइप्रस। ठीक है, आप लोगों को शायद पता होगा कि दुनिया के अंदर 2 साइप्रस। ठीक है, एक है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस और एक है साइप्रस। ये जो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, जिसको हम लोग TRNC बुलाते हैं, TRNC बुलाते हैं, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन द तुर्क्स एंड द ग्रीक्स। ठीक है, तुर्क्स एंड द ग्रीक्स। टर्क्स जो हैं वो यहां पे जाके बहुत अरसे से सेटल हुए हैं। द टर्क्स हैव बीन सेटल्ड फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, और ये जो इशू है ये आप कह लें कि जब ऑटोमन एम्पायर था और ऑटोमन एम्पायर जब एंड होने लगा था, ये डिस्प्यूट बेसिकली उस टाइम का है। इट डेट्स बैक टू दैट पर्टिकुलर टाइम ये जो इशू है। ठीक है, फिर सिप्रस ने जो है वो 1960 में यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। ठीक है, वहां पे जो है ग्रीक के लोग भी शिफ्ट हो गए, टर्की के लोग भी शिफ्ट हो गए, और वहां पे अच्छा खासा जो है वो डिस्प्यूट हो गया, एंड इवेंचुअली द लैंड स्प्लिट अप इनटू 2। 1983 के अंदर क्या हो गया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो फाउंड हो गया, और ये टर्की का बेसिकली एक इंटेग्रल पार्ट है, और पाकिस्तान जो है वो TRNC को सपोर्ट करता है, जो कि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ठीक है, और ग्रीस और जो ओरिजिनल साइप्रस है वो ये क्लेम करते हैं कि जो TRNC है वो उनका हिस्सा है। ठीक है, और वो TRNC को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब इस सारी डील के अंदर क्या हो रहा था, इस सारी डील के अंदर ये हो रहा था कि ये एक तो ये डिस्प्यूट था, और ये डिस्प्यूट हमें ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर नजर आने लगे, और एग्जैक्टली वही मामला थे जो कि हमें साउथ चाइना सी के अंदर नजर आ रहे थे, जो कि चाइना कर रहा था। फॉर एग्जांपल, चाइना जो है वो क्या कर रहा था, चाइना बीफ अप कर रहा था आइलैंड्स। चाइना वाज बीफिंग अप द आइलैंड्स, वहां पे बेसिस बना रहा था, वहां पे अपनी आर्मी को स्टेशन कर रहा था, और ये सारी चीजें जो है ये उसके नेबर्स को अच्छी नहीं लग रही। इसी तरह क्या है कि एक 2 किलोमीटर दूर आइलैंड है टर्की से, जिसका नाम है कास्टलरिजो, कास्टलरिजो। अब ये 2 किलोमीटर दूर है टर्की से, 2 किलोमीटर दूर है, और 600 किलोमीटर दूर है ग्रीस से। अब इमेजिन करें कि वो जो 600 किलोमीटर आइलैंड दूर है ग्रीस से, जस्ट बिकॉज कि ग्रीस ने इजिप्ट के साथ डील साइन कर ली थी और वो करीब आ गया था उस आइलैंड के, वहां पे उन्होंने मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर, और टर्की जो है, टर्की ने फिर उसके ऊपर रिटेलिएट किया, और इनके आपस में जो है स्कर्मिशेस चलती रहती हैं, ग्रीस की और टर्की। ठीक है, एग्जैक्टली वही मामला जो कि हमें साउथ चाइना सी के अंदर नजर आता है। अब मसला ये है कि जो टर्की है, टर्की की जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। टर्की के पास जो है वो ब्लैक सी है, और टर्की जो है वो मेडिटेरेनियन के अंदर एंट्री का पॉइंट है। और टर्की अगर चाहे, ठीक है, टर्की अगर चाहे एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर आके, तो टर्की ब्लॉक कर सकता है मेडिटेरेनियन सी को, और अगर टर्की मेडिटेरेनियन सी को ब्लॉक कर देता है तो दुनिया का जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो रुक जाए। अब ये जो डिस्प्यूट है ये क्या होता है कि ये हर 3 से 4 महीने के बाद हमें नजर आता है। पहले तो ये प्राइमरीली एक डिस्प्यूट था टर्की और ग्रीस का। अब इसके अंदर क्या हो गया कि मिडिल ईस्टर्न मुल्क भी साथ आ गए हैं, क्योंकि उन लोगों के जो अपने अपने राइट्स हैं, अपने अपने जो हैं उनके इंटरेस्ट हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। अब आप देखें कि लीबिया जो है, लीबिया भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि लीबिया मेडिटेरेनियन पावर तो नहीं है, लेकिन मेडिटेरेनियन उनके साथ लगता है, तो मेडिटेरेनियन इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फॉर लीबिया। इसी तरह से जो है इजिप्ट, इजिप्ट जो है उसके ताल्लुकात टर्की के साथ इतने अच्छे नहीं है, तो वो कोशिश कर रहा होता है कि जहां जहां पर भी हमें टर्की के खिलाफ कोई ना कोई चीज करनी पड़े वो वहां पे करते। तो इस वजह से क्या हुआ है, इस वजह से ये एक अनहोली किस्म के जो हैं वो अलायंसेस बने हुए हैं। और एक तो इशू है TRNC का, TRNC का इशू जो है अब आपको बाकी जगहों पे नजर आ रहा है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के अंदर बिटवीन ग्रीस एंड इजिप्ट। क्या हो रहा है कि टर्की जो है वो किसी किस्म की कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर रहा कि हमारे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में
या उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आके किसी भी किस्म का कोई काम किया जाए। तो इस वजह से जो है हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है देयर आर सम डिस्प्यूट्स दैट आर ब्रूइंग इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि प्लीज हैव अ फोकस ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी जो है वो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा मुल्क कहाँ पे है, कहाँ पे लगता है, क्या क्या चीजें हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू पीपल कि प्लीज हैव अ स्ट्रांग फोकस ऑन ज्योग्राफी। ये एक थोड़ी सी डिस्कशन थी जो मुझे अभी याद आया कि आप लोगों को बताना चाहिए, ईईजी के साथ रिलेटेड है, तो इस वजह से आई जस्ट मेड दी स्लाइड्स और मैं आप लोगों के साथ जो है इस चीज के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब एक और चीज जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करनी है, जब बाइडेन साहब सऊदी अरेबिया गए थे वहां पे देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट वाज साइंड। किसी को पता है वो कौन सा एग्रीमेंट था, जिसको हम लोग एशियन क्वाड भी बुलाते हैं? कौन सा एग्रीमेंट था वो? व्हाट डू वी कॉल दैट एग्रीमेंट? किसी को पता है कि वो कौन सा एग्रीमेंट था? एनीवन विद एन आइडिया? जो ऑनलाइन बैठे हैं, किसी को कुछ पता है कि कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है इस रीजन के लिए? चले मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को, वो था I2U2। ठीक है, जब ये अनाउंस हुआ था तब भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। I2U2, दो आईज और दो यूज। वो दो आईज से कौन से दो मुल्क बनते हैं? उन दो आईज से कौन से दो मुल्क बनते हैं? यार दो आईज कौन से होंगे? मुझे एक एक आई भी नहीं पता आप लोगों को कि दो आईज कौन से होंगे जिनसे वो दो I2U2 हो सकता है। इंडिया और इसराइल कह रहे हैं। ठीक है, एक तो इसराइल है, दूसरा कौन सा है? इंडिया और इसराइल। और U2 से कौन सा बनता है? दो यू से कौन सा बनता है? यूएई और यूके कह रहे, यूएसए कह रहे हैं। जी, यूएई और यूएसए, यूएई एंड यूएसए। अब यहाँ पे आप ये देखें कि कितनी बड़ी जो है डेवलपमेंट है, द क्रिएशन ऑफ I2U2, द क्रिएशन ऑफ I2U2। ठीक है, I2U2 के अंदर आप एक चीज जो बहुत ही ज्यादा कंसिडरेबल है वो है द इंक्लूजन ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, द इंक्लूजन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, दिस इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे साथ है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो मिडिल ईस्ट जो है वो इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, मिडिल ईस्ट नहीं मतलब पहले से ही रिकॉग्नाइज किया इजराइल को यूएई ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिटिंग विद इंडिया एंड सिटिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सिटिंग विद इजराइल, ठीक है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और हम ये कह सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ what do we say, of Israel in this particular region. I2U2, please keep this in mind। I2U2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और I2U2 जो है आप लोग कह लें कि बेसिकली इंडिया को और यूएई को जो है, जो कि दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिनका इसराइल के साथ बहुत ही अच्छी फुटिंग पे ताल्लुकात हैं, उनको बेसिकली इकट्ठा लाने की कोशिश है, जहां पे यूएसए जो है चीजों को मॉनिटर कर सकता है और इसराइल की बेसिकली फर्दर उनके इंटरेस्ट को एक्सटेंड कर सकता है इस रीजन के अंदर। I2U2, प्लीज प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। अच्छा जी, फिर एक और भी चीज है जो कि आप लोगों ने कही थी, IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF। कोई मुझे बता सकता है कि IPEF कहां तक पहुंचा है? कितने प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं, कितने कॉरिडोर्स हैं उसके, और कहां से निकल रहा है, कौन से मुल्क में जा रहा है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट IPEF इज? दे आर अनेबल टू टेल। जी, क्योंकि वो है ही नहीं ना, इस वजह से। इस वजह से मैंने आपको कहा है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। एक दफा बाइडेन साहब एक दौरे पे गए थे, वहां पे उन्होंने खड़े होकर अनाउंस किया था कि जी हम एक IPEF बनाएंगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि सीपेक को काउंटर करेगा। और उसके लिए उन्होंने माशाल्लाह से प्लेज किए थे $40 मिलियन। $40 मिलियन, $4 करोड़ प्लेज किए थे, सिर्फ और सिर्फ सीपेक का। जो पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वर्थ तकरीबन $60 बिलियन।
और पूरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए जो अमाउंट प्लेज की गई थी दैट वाज $40 मिलियन। ठीक है, और मकसद उसका ये था कि सिर्फ और सिर्फ हम एक फ्रेमवर्क दे सकें जो कि सीपैक को काउंटर करेगा। और वो जो $40 मिलियन है उसमें से $1 भी रिलीज नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल डॉलर। उन्होंने सोचा था कि हम इनको काउंटर करेंगे थ्रू दिस एंड थ्रू दैट, हम कॉरिडोर्स बनाएंगे, हम ये कर लेंगे। द पॉइंट इज के कॉरिडोर्स बनाना, कनेक्टिविटी करना अमेरिका के लिए जो कि 7 समंदर पार है, कोई आसान काम नहीं है। चाइना इतने प्रॉब्लम्स एनकाउंटर कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग इन द सेम रीजन। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि IPEF जो है इट इज नॉट इवन अ टॉपिक टू रेंडर डिस्कशन अपॉन। ठीक है, इट इज नॉट इवन अ टॉपिक टू रेंडर डिस्कशन अपॉन। और ये सिर्फ और सिर्फ एक टैक्टिक था कि किसी तरीके से BRI या उसको प्रेशर में लाया जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और उसके ऊपर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर, नथिंग एट ऑल। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन के अंदर सिर्फ एक काम कर रहा है, और वो एक काम क्या कर रहा है? वो मुख्तलिफ अलायंसेस बना रहा है, जैसे I2U2, क्वाड, ऑकस। ये सारी चीजें क्या है कि किसी तरीके से जो है बेसिकली स्ट्रेंथन किया जा सके अपने अलायंसेस का नेटवर्क, और काउंटर किया जा सके चाइना को और उसकी ग्रोथ को। ऑन ग्राउंड फिजिकली ऐसा कुछ भी नहीं, ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है कि ऑकस के कौन मेंबर्स हैं? ऑकस के कौन 3 पार्टीज हैं, 3 मुल्क जो हैं वो ऑकस के मेंबर्स हैं? अच्छा खासा डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, आई रिमेम्बर क्लियरली। ठीक है, कि आप लोग मुझे चलें ये बता दें कि ऑकस के मेंबर्स कौन कौन से। ठीक है, अच्छा अब मेरा अगला सवाल ये है, आप लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, UK, US। मेरा अगला सवाल, वाई ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, आप लोगों के साथ पेपर्स, बेहतरीन पेपर्स जो हैं वो शेयर किए गए थे, लेकिन आप लोगों के पास जवाब एक होगा कि जी हमें पढ़ाया नहीं गया तो हमें इसलिए पता नहीं है कि ये क्या है। ये सर ये आ रहे हैं जवाब देने के लिए। वाई ऑस्ट्रेलिया? सर दे आर रिलक्टेंट टू आंसर, आप ही करते हैं आंसर। अच्छा चलें अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है? फजीलत मुझे पता है आपको आता है, आप, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अब मुझे इन प्राइवेट मैसेज कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इंडो पैसिफिक ओशन क्या होता है? वो हर दफा एक ही आंसर नहीं लगता। साउथर्न पैसिफिक ओशन में, साउथ पैसिफिक ओशन में है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को क्यों इस पैक्ट में इंक्लूड किया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ठीक है, ऑकस से कौन सा मुल्क नाराज हुआ था? ऑकस से कौन सा मुल्क नाराज हुआ था US से, और कौन सा मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ था? भाई चाइना ने क्यों नाराज होना है यार? चाइना इन चीजों पे नहीं होता। मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑकस के अंदर कौन सा मुल्क नाराज हुआ? कौन सा कंट्री जो है जिसकी तरफ से बहुत स्ट्रांग रिटेलिएशन हुई थी, जो कि USA का बहुत स्ट्रांग पार्टनर है यूरोप के अंदर? जी इट वाज फ्रांस, इट वाज फ्रांस। ठीक है, इट वाज फ्रांस। ये सारी वो चीजें हैं जो कि बहुत ही बुनियादी चीजें हैं जो कि आपको बुनियादी तौर पे पता होनी चाहिए। अच्छा अब द पॉइंट इज कि चाइना को काउंटर करना है। ठीक है, चाइना को काउंटर करना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए जो है आपने साउथ पैसिफिक के अंदर, पैसिफिक ओशन की जो सदर्न टिप है जो कि नीचे जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, आपने उसको इंक्लूड करना था। तो आपने क्या किया? आपने ऑकस बनाया और आपने कहा कि जी ऑकस बनाने से क्या होगा कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी जो है वी विल बी एबल टू ट्रांसफर इट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वी विल बी एबल टू ट्रांसफर आवर सबमरीन्स, वी विल बी एबल टू ट्रांसफर द न्यूक्लियर फायर्ड सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह क्या होगा कि इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट हम साउदर्न पैसिफिक के अंदर भी चाइना को काउंटर कर लेंगे। ठीक है, अब लेकिन यहां पे एक कैच है। यहां पे कैच ये है कि आप जिस भी मुल्क को खड़ा करते हो चाइना के खिलाफ,
वो मुल्क जो है उसके ऑलरेडी सबसे ज्यादा ताल्लुकात चाइना के साथ ही होते हैं। अब चाइना जो है, चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें से एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। और आप लिटरली यकीन करें, अगर चाइना कुछ प्रोडक्ट्स की, कुछ एग्रीकल्चरल बाकी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट अगर ऑस्ट्रेलिया को रोक दे, ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट इवन सर्वाइव, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आप एक जरा साउदर्न पैसिफिक, आप लोगों के पास मैप तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन अगर आप साउदर्न पैसिफिक को माइंड में लेके आए ना, आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो है बड़े छोटे छोटे मुल्क है, ठीक है, बड़े छोटे छोटे मुल्क है, जैसे कि फिजी हो गया, सोलोमन आइलैंड्स हो गया, पापा न्यू गिनी हो गया, ये सारे जो है ना, ये बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, पलाओ, वनूटू, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो कि आपको साउथ पैसिफिक के अंदर मिलते हैं। अब चाइना क्या कर रहा था, चाइना वाज ऑलरेडी बिल्डिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस इन द साउदर्न पैसिफिक, ठीक है, साउथ पैसिफिक के अंदर चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और चाइना ने एक डील साइन भी की है, अगर आप लोगों को पता हो कौन से मुल्क के साथ डील साइन की थी चाइना ने साउथ पैसिफिक के अंदर, ठीक है, साउथ पैसिफिक के अंदर उन्होंने डील साइन की थी सोलोमन आइलैंड्स के साथ, सोलोमन आइलैंड्स के साथ। ये वो मुल्क है, शायद आप नाम ही पहली दफा सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन जब हम ज्योग्राफी के अंदर आते हैं तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चाइना के बारे में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि चाइना वहां पर बेस बनाती, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था ऑकस के अंदर, वेरी वेरी बिग फैक्टर, प्रीएम्प्ट किया गया था, यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया गया था इसको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो मैंने सोचा हुआ था डिस्कशन करनी है, वो है, हाँ जी, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इस टाइम के ऊपर क्या है, व्हाट इज द नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी करंटली, कौन बताएगा मुझे इसमें? जी जी, मैं तो पता है, बिल्कुल मैं भी आपसे बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को पता तो होनी चाहिए ना ये चीजें। आप लोग नहीं फॉलो करते न्यूज, या आप लोग टीवी नहीं देखते, आप लोग करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स नहीं है, जो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी इस टाइम पे नंबर 1 क्या है? चले, वो तो गुड एंड बैलेंस रिलेशनशिप विद इंडिया, वाओ, ठीक है। हमारी नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी एट दिस मोमेंट इज क्लाइमेट जस्टिस। इस टाइम देखें, कितना मुश्किल सवाल है ना ये। आपके सामने टीवी लगा हुआ है, आप देखते हैं कि बिलावल साहब गए हैं यूएसए के अंदर, 80 मुलाकातें करके आए हैं, 80 मीटिंग्स, ऑल ऑफ देम फोकस ऑन क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। आवर प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इस टाइम पे क्लाइमेट जस्टिस है, आवर फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इज क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। और क्लाइमेट जस्टिस जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी इस टाइम पे जो है हम लोग कॉप 27 में लेके जाएंगे, ठीक है। कॉप 27 किधर हो रही है? ठीक है, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन है कॉप 27 का? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट? आप लोग पढ़े लिखे हैं, कल आपने न्यूज पढ़ी होगी, वाइस प्रेसिडेंट कौन है कॉप 27 का? कल अनाउंस हुआ है। आपका अपना मुल्क है, पाकिस्तान है, ठीक है। इजिप्ट जो है उसकी सरबराही में हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तानी टीम जो है वो अपना प्रॉपर केस प्रेजेंट करेगी। कॉप 27 जो है हमारे लिए एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कॉप की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कॉप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर डिस्कशन होती है। कॉप 27 आप लोगों ने फोकस करना है कि कॉप 27 के अंदर क्या बातें हो। अच्छा, अब एक और सवाल, क्लाइमेट जस्टिस क्या होता है? आप लोगों को, यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट जस्टिस 110% इन योर एग्जाम।
मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस? मुझे बता सकता है कि क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्या है? What is climate justice? When we say the word climate justice, what do you people mean by that? What do we mean by this? कि climate justice होता क्या है? जब आपका फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाके कहता है कि जी मैं क्लाइमेट जस्टिस लेने आया हूं या मैं क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर बात करने आया हूं, आप लोग नहीं सुनते उसको? या जब आपका प्रेसिडेंट कह रहा होता है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा होता है, आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग नहीं सुनते कि वो क्या बात हो रही है उसके ऊपर? या इसलिए क्योंकि आपको आज पढ़ाया नहीं गया इस वजह से आप लोग सुनते नहीं है उसको? सर यानी जो कंट्री जितना ग्लोबल वार्मिंग में प्रोड्यूस कर रहा है उसको उतना ही अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो हमारा ये कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग में इतना ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग हमारी कंट्री की वजह से तो काज नहीं हो रही ना, लेकिन हम इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से, जैसे फ्लड आया है। पाकिस्तान कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो देता है दुनिया को? 0.5% कह रहे हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हम लोगों ने कितनी कैटास्ट्रोफी देखी है मुल्क के अंदर? 1/3 ठीक ऑफ है कंट्री अंडर फ्लड है सर। जी। तो ये क्लाइमेट जस्टिस है, ठीक है, दिस इज क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। एंड हम लोगों ने इसके ऊपर बात करनी है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इज टोटली गेयर्ड टुवर्ड्स दिस, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी थी यूएन के अंदर? आप में से कितने लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूएन के अंदर स्पीच सुनी थी? और उस स्पीच के अंदर जो है कौन से टॉपिक्स उठाए गए थे? व्हाट वर दोज टॉपिक्स जिसके अंदर डिस्कशन हुई थी? ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है उसके अंदर डिस्कशन हुए थे? चलो दो ही बता दो कौन से डिस्कशन हुए होंगे। एक तो हमेशा डिस्कस होता है, सदियों से डिस्कस होता आ रहा है, ठीक है। एक तो कश्मीर का इशू है, ठीक है। एक आपका इशू क्लाइमेट का चेंज हुआ, डिस्कस हुआ। और एक आपका इशू जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन। अब द पॉइंट इज कि अगर कोई सेम कैंडिडेट होगा उसको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये तीनों टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये तीनों ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया, कश्मीर, अफगानिस्तान, लेजिटिमेसी इन अफगानिस्तान, फ्लड्स, क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये यूएन में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर बात हुई थी, ठीक है। द पॉइंट इज कि हम लोग अपने पॉलिटिकल बायसेस के अंदर जो है, और हम लोग इतने ज्यादा उसके अंदर होते हैं कि जी हम क्यों सुने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज योर प्राइम मिनिस्टर, वट एवर यू वांट टू से, वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। वो आपका प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा, आपके कहने से वो प्राइम मिनिस्टर खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को प्लीज फॉलो किया करें, प्लीज फॉलो किया करें, ठीक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आखिरी दौरा किधर का था? लास्ट वीक, ठीक है। वेयर डिड अ फॉरेन मिनिस्टर विजिट लास्ट वीक? कहां पे गया था, क्या बात हुई थी उसमें? गलत, हमारा फॉरेन मिनिस्टर यूएसए में नहीं था लास्ट वीक। आवर फॉरेन मिनिस्टर वाज इन जर्मनी, ठीक है। जर्मनी गए हुए थे और जर्मनी पे क्या एजेंडा लेके गए हुए थे? क्लाइमेट का एजेंडा लेके गए। जर्मनी क्यों गए हुए थे? क्योंकि जर्मनी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप, और यूरोप का जो जो जर्मनी का टिल्ट होता है वो यूरोप का टिल्ट होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई वो जर्मनी गए थे, और जर्मनी को अपना केस प्रेजेंट करने के। एक और चीज जहां पे जर्मनी जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी वो ये थी कि जर्मनी जो है वो, अब हम आफ्टर यूके's एग्जिट फ्रॉम ब्रेक्सिट, पाकिस्तान जो है वो यूरोप के अंदर इट इज लुकिंग फॉर एलाइज, इट इज लुकिंग फॉर पार्टनर्स, एंड व्हाट बेटर पार्टनर देन जर्मनी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी जो है वो हमारे साथ एक अच्छे टर्म्स पे आए, ताकि हमें जीएसपी प्लस का भी फायदा हो और हमें यूरोप के अंदर अपने इंटरेस्ट फर्दर करने का फायदा, ठीक है। आई कैन बेट कि मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि जर्मनी का दौरा भी हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यू पीपल जस्ट डोंट बॉदर रीडिंग द न्यूज, और आप लोग अपने आप को एक्लेमेटाइज करने का जो है वो नहीं करते। अच्छा, अनदर थिंग जो कि रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यूएस एम्बेसडर कौन है पाकिस्तान के अंदर? हु इज द यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान? नाम पता है उसका? या खान साहब ने जब अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं आपने अमेरिका की चीजें देखना छोड़ दी हैं?
जी एग्जैक्टली क्योंकि ये डॉन के फ्रंट पेजेस पे लिखा होता है, फ्रंट पेजेस पे उसकी तस्वीर इतनी बड़ी बड़ी लगी होती है, ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पे लिखा होता है, इतनी बड़ी बड़ी लगी होती है। कितने अरसे के बाद आया डिप्लोमेट ये सारा बताने का आपको मकसद ये है कि इट इज वेरी वेरी इजी टू से एंड पॉइंट आउट कि जी दिस डिड नॉट हैपन, दिस डिड नॉट हैपन। ठीक है, बैठ के देखिएगा कभी कि आप लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन और अपना रोल जो है वो कितना है आपकी तैयारी के अंदर। ठीक है, आप लोग जो है करंट अफेयर्स के एस्पिरेंट्स हैं एंड यू पीपल हैव नो आइडिया अबाउट हु द यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान इज, और वो कब से आया हुआ है और वो क्या कर रहा है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताऊं कि पिछले रीसेंट डेवलपमेंट्स जो हैं उसके अंदर ये कुछ है। ठीक है, डोनाल्ड ब्लूम है जो कि यूएस के एम्बेसडर है, was appointed after a period of more than 2 years। ठीक है, वेरी वेरी एक्टिव एम्बेसडर, और हमारी रीअलाइनमेंट हो रही है यूएसए के साथ। ठीक है, ठीक है, आपको कल जैन साहब ने एक आर्टिकल भी शेयर किया हुआ था पाक यूएस टाइज के ऊपर, आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, अब उसके अंदर जो है वो लास्ट वीक कहां पे गए, वो लास्ट वीक कश्मीर का दौरा करने गए हैं, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। अमेरिकन सफीर का कश्मीर के अंदर जाना, और वहां पे उनसे बल्कि एक स्लिप ऑफ टंग भी हो गया, वहां पे उन्होंने आजाद कश्मीर बोल दिया उसको। ठीक है, तो दिस गोस टू शो कि हमारी रीअलाइनमेंट हो रही है ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पिछली हुकूमत के दौर पे एंड पे खराब हो गई थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम नए नए दौर में एंटर हुए में हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल कंप्लीट एक डिफरेंट रीअलाइनमेंट हो रही है। ठीक है, डोनाल्ड ब्लूम इज द एम्बेसडर, डोनाल्ड ब्लूम इज द एम्बेसडर। ठीक है, और मुझे बताएं कोई रीसेंट डेवलपमेंट और कौन सी है। रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में मुझे बताएं, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट्स। ठीक है, आप लोग जो है, अच्छा अगर आप लोगों ने डॉन पढ़ा हो ना, तो डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ विल बी द वाइस चेयरमैन ऑफ COP27। अच्छा, हमारा सिर्फ अब एक टॉपिक रह गया है, एक ही हमारी क्लास रहती है, वो मैं उसके ऊपर रशिया और यूक्रेन को जो है वो हम इन डेप्थ जो है उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और वो क्लास जो है इट वोंट बी हैपनिंग फॉर अ गुड 10 days, क्योंकि मेरी शादी है इस वीकेंड के ऊपर, और मैं जो हूँ अब बहुत ज्यादा उसके अंदर मसरूफ होऊंगा एंड आई वोंट बी एबल टू टेक दैट फाइनल क्लास। लेकिन इन लाइक 10 days में भी हम लोग जो है उस क्लास को जो है वो कर लेंगे। और आप लोगों के जो टेस्ट हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, मैंने कल मुल्तान आना है, तो आई हैंड देम ओवर टू द एकेडमी। ठीक है, वो आप लोगों के साथ जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। और भी आप लोग मुझे बताएंगे, और अगर कुछ सिलेबस से मिस हो गया हो तो वो भी डिस्कशन कर लेते हैं आप लोगों के साथ, उसके ऊपर भी बात हो जाएगी, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो जाएगी। यार क्यों बताऊं 8 से 10 टॉपिक्स। अच्छा यार, आप मुझे ये बताएं, चले आप लोग मुझे बताएं, व्हाट अफगान तालिबान गेम, ये मैं क्यों बताऊं, इसके अंदर आप लोग बताएं ना कि व्हाट अफगानिस्तान गेम, अपना एनालिटिकल माइंड यूज करें, मुझे बताएं व्हाट डिड द गेन एंड व्हाट डिड द लूज। ठीक है, वर दे एबल टू गेन एनी लेजिटिमेसी, yes or no? Did any country recognize them during this 1 year? No.
Did their neighbor recognize them during this year? No. Was there any development with regards to the women education? Absolutely not. ठीक है, absolutely not. So the point is कि they did not gain anything. They did not gain anything. लेकिन दुनिया ने जरूर एक चीज देखी है, दुनिया ने ये देखा है कि भाई ये वही पुराने तालिबान है, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, पहले शायद लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये लोग जो है इस दफा अपने वादों के ऊपर पूरा उतरेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, एक बेसिक चीज जो दुनिया उनसे मांग रही थी वो भी नहीं हुई, वो बेसिक चीज तो है वो भी नहीं हो सकी। तो दिस इज इट, उन्होंने कुछ खास गेन नहीं किया, उन्होंने कुछ खास गेन नहीं किया, लेकिन उन्होंने लूज जरूर किया। उन्होंने लूज किया है इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, उन्होंने लूज किया है इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप दैट दे कुड हैव जनरेटेड विद अदर कंट्रीज, दे लॉस्ट इट कंप्लीटली। एक साल के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि थोड़ी सी तब्दीली आई है सिर्फ इन द पीस एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो एक अमन का गहवारा बन गया पिछले एक साल के अंदर। अभी भी आप देख लें कि जुमा नमाज में भी वहां पे मस्जिदों के अंदर भी अटैक होते हैं, बाकी जगहों के ऊपर भी अटैक होते हैं। तो देयर आर कंटिन्यूअस अटैक्स जो कि देयर दैट आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, वहां पे हमें नजर आता है कि अलकायदा अभी भी स्ट्रांग है, वहां पे हमें नजर आता है कि टीटीपी उन्होंने ला के पाकिस्तान के बॉर्डर पे बिठा दी। तो they haven't gained much, they haven't gained anything at all, I would say, but they have lost in terms of their reputation and they have lost in terms of their legitimacy के वो जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना सकते थे वो भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमारा जो एक बबल था पाकिस्तान का कि जी हम लोग जो हैं वो तालिबान के आने से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, और तालिबान का वही मसला था जो कि हमेशा से रहा है कि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स हमेशा से दुनिया को दिए, एग्जैक्टली अभी भी उन्होंने वही किया। यार मैं जो हूँ 8-10 टॉपिक्स आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, आई विल ऑल्सो प्रिपेयर अ गेस्ट एग्जाम। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस दफा बनाऊंगा और आप लोगों को आई विल बी शेयरिंग इट विद यू पीपल। अभी आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये काम है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी आप लोगों का सिर्फ ये काम है कि इस टाइम पे अगर आप लोग कोई न्यूज मिस कर रहे हैं ना इंपॉर्टेंस की, तो आप अपने साथ ज्यादती कर, आप अपने साथ वाकई ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप अभी भी अपने लिंकेजेस नहीं बना पा रहे, अपने एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो आप लोग जो हैं वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग अपने साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, यू आर डूइंग योर सेल्फ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रॉन्ग। ठीक है, आप लोग जो है अपने साथ बहुत ज्यादा जो है वो गलत कर रहे हैं और यू पीपल शुड नॉट बी डूइंग दिस। ठीक है, आप लोगों को ये जो हमने बेसिक बातें कही हैं ये तो यार समझ आनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएसए में थे 21 दिनों के लिए, फॉर 21 डेज। कितनी मुलाकातें की होंगी उन्होंने 21 दिनों के अंदर? 80 मीटिंग्स, 80 मुलाकातें की। इससे हमें क्या नजर आ रहा है? इससे हमें टोटल एक टिल्ट नजर आ रहा है टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, टोटल हमें एक टिल्ट नजर आ रहा है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्लिमेटाइज तो करो खबरों के साथ भाई। ठीक है, पढ़ो तो सही, देखो तो सही क्या डिस्कशन में आ रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से अगर एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताओ कल गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ था, बता सकता है कोई मुझे? मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, अखबारें भी रिपोर्ट कर रही है, कोई एक बता सकता है कि कल जीबी में क्या हुआ था? आप यकीन करें कि अगर आप लोग मसरूफ है ना, उससे ट्रिपल 4 गुना ज्यादा मसरूफियत मेरी है। ठीक है, क्लासेस भी लेके हजारों काम हमने, असाइनमेंट्स, हर चीज पता नहीं कितनी जल्दी हम लोगों ने सबमिट करनी होती है क्योंकि वी आर बीइंग असेस्ड ऑन इट, और हमारे एग्जाम्स भी हैं फिर उसके ऊपर, और एफपीएससी नहीं लेने होते हैं और सीएसएस हमारा दोबारा होता है इधर आके। ठीक है, 8 एग्जाम्स हमें दोबारा देने होते हैं और अभी वो एग्जाम्स जो हैं दे आर एट द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, द पॉइंट इज कि चीजों को पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, पढ़ने की आदत डालें, पढ़े बगैर सीएसएस नहीं होते। आप लोगों का उन लोगों से मुकाबला है जो कि एक एक टॉपिक के लिए पूरी पूरी किताब पढ़ते हैं। ठीक है, पूरी पूरी किताब पढ़ते हैं। आप लोग आर्टिकल नहीं पढ़ सकते, लोग जो है उसके ऊपर किताब पढ़ लेते हैं। लोगों ने इकोनॉमी समझने के लिए अकबर जैदी की पूरी किताब पढ़ी हुई है। यकीन करें, अकबर जैदी की पूरी पूरी किताब पढ़ी हुई है उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल स्टेट बैंक की मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की।
क्या उसमें फैसला हुआ था? कितना पॉलिसी रेट है पाकिस्तान में? इंटरेस्ट रेट कितना है पाकिस्तान के अंदर? एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली माई पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, और सिलेबस के ऊपर जो है ना, करंट अफेयर्स का सिलेबस रख के उसकी पूजा करना बंद करें। ठीक है, कि जी ये सिलेबस है और ये करना है हमने और यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फोकस करें जो कि असल चीजें हैं करने वाली, फोकस करें असल चीजें हैं जो करने वाली। ठीक है, आप लोगों ने यकीन करें, आप लोगों ने मुझे कहा था कि सीएस करंट अफेयर्स का सिलेबस है, तो मैंने 4 साल बाद पहली दफा खोल के देखा है कि मुझे नहीं अंदाजा था कि सीएसएस का सिलेबस भी है, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी में और अभी भी पिछले 3 साल से पढ़ाते हुए मैंने अब नहीं खोला था, लेकिन अभी मैंने खोल के देखा है, तो मैं फिर बैठ के अच्छी तरह हंसा हूं कि यार ये सिलेबस है और इसको फॉलो करना अगर करंट अफेयर्स के लिए, तो फिर तो ये तो बहुत आसान काम है। ठीक है, इसके नोट्स बनाऊं मैं और आप लोगों को प्रिंट आउट करके दे दूं, आप लोग भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, कि यार आप लोग खुश हो जाएंगे कि जी हमें नोट्स मिल रहे हैं 2016 के छपे हुए, आप लोग पेपर में जाके छाप के आएंगे, आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि ऐसा ना करें। अच्छा, पाक अफेयर्स के टॉपिक्स यार मिलते जुलते हैं। ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं होता। फर्क वहां पे आता है जहां पे हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री करनी चाहिए, हिस्ट्री आनी चाहिए, अच्छी तरह करनी चाहिए हिस्ट्री, क्योंकि अगर आपका पास हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के अंदर आप उस हिस्ट्री के बगैर पास नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि ज्यादातर नेचर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर गेयर्ड होती है, कुछ टॉपिक्स जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंटरनेशनल जो है वो स्टांस में चले जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी वहां पे टॉपिक्स पाकिस्तान के ऊपर ही होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि दोनों को अटेम्प्ट करने का तरीका जो है उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर कोई इतना क्लियर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से अटेम्प्ट देम बोथ ऑन द सेम फुटिंग, और एक ही तरीके से जो है उन दोनों को लेके चलें। और कोई सवाल है तो पूछें। यूएस हिस्ट्री आप पढ़ नहीं रहे यहाँ पे? पढ़ लिए, सर ने नहीं दी टिप्स? भाई यूएस हिस्ट्री सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे तो। एक्सपर्ट कमेंट्स। अच्छा जी, बात यह है कि 2 सवाल करंट अफेयर्स में होंगे। एक मैं बेट कर सकता हूं यूएस चाइना के ऊपर होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर यूएस हिस्ट्री में यूएस चाइना, या सिलेबस फॉलो किया है उसका? जी, यूएस चाइना की जो राइवलरी है उसके ऊपर होगा, इंडो पैसिफिक के ऊपर होगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं ऑकस, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये पूछी जा सकती हैं। ऑकस, क्वाड, I2U2, ये जो सारे मैकेनिज्म्स हैं ये पूछे जा सकते हैं उसके अंदर आपसे। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है आपने उसके अंदर यूएस हिस्ट्री के अंदर ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड के whatever you are answering related to US's foreign policy and US's domestic policies, अमेरिका के साथ उसको रिलेट करें, प्रॉपर एनालिटिकल उसका आंसर दें। ठीक है, बाकी जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो तो रिडंडेंट है, उसके अंदर आप सिविल वॉर देख लें, प्रेसिडेंट्स। तैयारी करने का आसान तरीका यूएस हिस्ट्री का ये है कि उसको प्रेसिडेंट वाइज लेके चलो। एक प्रेसिडेंट लिखो, उसके अंदर उसकी अचीवमेंट्स लिखो, अगला प्रेसिडेंट पकड़ो, उसके अंदर उसकी अचीवमेंट्स लिखो। इस तरह जो है मेजर प्रेसिडेंट्स कवर करो। अगर मेजर प्रेसिडेंट्स कवर कर लिए हैं उसके बाद कोई चीज रह गई है, एक तो मेजर प्रेसिडेंट्स कवर करने से पता क्या होगा, यू विल बी एबल टू आंसर 18/20 एमसीक्यूज आराम से। मैंने ये किया था और मेरे 18 एमसीक्यूज जो है वो ठीक हो गए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ सदर्स के हिसाब से जो है वो तैयारी की। ठीक है, उसके हिसाब से करें, उसके अलावा फिर देखेंगे कौन से मेजर टॉपिक्स हैं। ग्रेट डिप्रेशन कवर हो गया है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर कवर हो गई हैं, ये चीजें सारी कवर हो गई हैं, फिर उसके हिसाब से करें। लेकिन 2 सवाल तो आपको उसके करंट अफेयर्स के ऊपर आने ही आने हैं। तो यूएस हिस्ट्री इज नॉट दैट डिफिकल्ट वैसे। हिस्ट्रीज के अंदर सबसे छोटी हिस्ट्री का पोर्शन यूएस हिस्ट्री का है। और जो लोग खुश हो रहे हैं कि हमारा एमपीटी पास हो गया, प्लीज इस खुशी को भूल जाएं।
आई आई सिंपली हेट दिस थिंग कि जी हमारा एमपीटी पास हो गया। यार एमपीटी होना ही था भाई। ठीक है, एमपीटी 50,000 लोगों का और भी पास हुआ है। ठीक है, तो ये एफपीएससी ने ना बड़ा जुल्म किया है वैसे बच्चों के साथ। वो अपने आप को जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर समझने लग जाते हैं एमपीटी पास करके। ठीक है, जबकि एमपीटी इज नॉट इवन एन एग्जाम। ठीक है, एमपीटी इज नॉट इवन एन एग्जाम जो कि जिसके ऊपर हमें किसी भी किस्म की खुशी करनी चाहिए या कुछ सोचना चाहिए कि हमने कोई तीर मार लिया। बहुत ही डिफरेंट है यहाँ पे जो मामलात हैं, बहुत ही डिफरेंट है। ओ जीएसए के लिए टिप्स। बात यह है कि यार साइंस तो मुझे भी नहीं आती थी। ठीक है, साइंस क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने जो है वहां पे अच्छे खासे नंबर ले लिए थे जीएसए के अंदर। एक तो ये है कि जीएसए का मसला ये है कि कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, साइंस अच्छी नहीं होती, साइंस अच्छी होती है तो मैथ्स अच्छी नहीं होती। और जिन लोगों की दोनों अच्छी होती है वो लोग बड़े रेयर होते हैं। ठीक है, जीएसए का साइंस पोर्शन अटेम्प्ट करने के लिए याद रखिएगा 5 नंबर का सवाल है। कोई करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स की तरह अटेम्प्ट नहीं करना, इंट्रो कंक्लूजन कोई चीज नहीं होती। ठीक है, 1 साइड या 1.5 साइड का मैक्सिमम आंसर होता है उसके अंदर। डायग्राम बन सकती है, लाजमी बनाएं, लाजमी पिक्टोरल डिपिक्शन करें, लाजमी करें जीएसए के अंदर। हार्ट के ऊपर सवाल अगर आया तो फटाफट हार्ट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो बाकी किसी भी चीज के ऊपर एनिमल सेल, प्लांट सेल, जो भी चीज पूछी जा रही है, अगर आपको ये बनाने आते हैं बनाएं। बना के ही नंबर मिलेंगे, बना के आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए जो है प्रैक्टिस करें, मैथ्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो एग्जाम है ये मुफ्त के नंबर है। ये मेरे हिसाब से सबसे आसान एग्जाम है आउट ऑफ द लॉट। इसके अंदर कोई आपको एक्सटेंसिव तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सटेंसिव आपको लेवल पे जाके नहीं पढ़ना पड़ता। टिपिकल टिप्स हैं इसके अंदर, फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं। ये वो वाला एग्जाम है जिसके अंदर थोड़ा सा आपको अपना माइंड ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, और ये मुश्किल एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैथ्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर सारे करें। ठीक है, डायग्राम्स बनाएं, फोकस करें, लंबे लंबे आंसर बिल्कुल ना दें। ठीक है, स्टे रेलिवेंट एंड स्टे वेरी 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 एक्यूरेट इन दिस। यही कुछ है। फ्लड्स को अच्छी तरह कवर करें, फ्लड्स की डिफरेंट डायमेंशंस को पढ़ें, पाकिस्तान की फ्लड हिस्ट्री देखें, दुनिया की फ्लड हिस्ट्री देखें, कहाँ कहाँ पे बड़े फ्लड्स आए हुए हैं वो देखें, जिन मुल्कों ने फ्लड से कैसे निपटा है वो देखें, पाकिस्तान को क्या क्या जरूरतें हैं वो देखें। और कुछ चलें जी, लेट्स वाइंड इट अप नाउ। तो इंशाल्लाह आपसे फिर ड्यू कोर्स में मुलाकात होगी, तो विल टॉक अबाउट इट देन। अफगानिस्तान यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, रशिया यूक्रेन, फ्लड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, सीपेक, ये जो कॉम्प्लेक्स इकट्ठे होंगे। ठीक है, विद अ स्पेशल रेफरेंस टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, लेकिन वो कोई इतना खास टॉपिक नहीं है वैसे। लेकिन उसके ऊपर भी आपसे पूछा जा सकता है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर। लेकिन वो इस दफा मेरे ख्याल है नहीं पूछा गया था शायद, जो इस दफा सीएसएस हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, तो और उसके अलावा रीडिंग, अखबार तो कम से कम पढ़ लो यार। ठीक है, अखबार तो देख लें कि अखबार के अंदर क्या चीजें आ रही हैं। लेकिन अखबार देखने का मतलब ये नहीं है कि उसको इतनी डिटेल में पढ़ें कि बहावलपुर के अंदर जो है वो मोटरसाइकिल चलते चलते स्लिप हो गई, फिर आप इसके भी नोट्स बनाने लग जाए। इसका ये मतलब भी नहीं है। ठीक है, ओनली फोकस ऑन दोज रेलिवेंट टॉपिक्स जो कि जरूरी हैं, उन चीजों के ऊपर फोकस करें। राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक होता है राइटिंग करके, सिंपल सी बात है। राइटिंग एक्सप्रेशन ठीक करने का और कोई तरीका नहीं है। राइटिंग एक्सप्रेशन सिर्फ राइटिंग कर करके ठीक होता है, वैसे ठीक नहीं होता। अच्छा जी, मैं भेज दूंगा, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है।
मिनिमम कितने ऐसे लिखें फॉर प्रैक्टिस? जितने लिख सकते हैं उतने लिखें, जब तक आपको फील होता है कि आपकी गलतियां जो हैं, जो मिस्टेक्स यू आर मेकिंग वो ठीक नहीं हुई, तब तक ऐसे लिखें। जितने ऐसे लिख सकते हैं उतने ऐसे कम है, ठीक है? जितनी प्रेसिस कर सकते हैं उतनी प्रेसिस कम है, जितनी राइटिंग प्रैक्टिस कम कर सकते हैं उतनी कम है, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। चले, ओके जी, सी यू टुमारो, सी यू देन इंशाल्लाह किसी भी दिन फिर मुलाकात होगी, एंड विल टॉक अबाउट रशिया यूक्रेन। तब तक जो है रशिया यूक्रेन को पढ़ लो भाई अच्छी तरह, ठीक है? उसके हम डायमेंशंस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा शहर किधर है, उधर कौन गया हुआ है, ठीक है? विल टॉक अबाउट द बिगर इम्पैक्ट्स, द बिगर थिंग्स अबाउट रशिया यूक्रेन। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।